इज्जत क्या रहे? चलो भाई सब ठीक बाबू, तुम पढ़ने का ही नहीं है? पिछला दिन आई थी, आ जाओ इंडिया आ जाओ, बाल कटवाई हो, अच्छा लग रही हो, आ जाओ सामने आ जाओ। जब इतना अच्छा दिखती हो पीछे क्या बैठती हो? तुम्हारा शकल मुंह छुपाने लायक थोड़ी है। जिन लोग का है वो लोग तो पीछे जाते ही नहीं है। तुम लोग को बेइज्जती की है। तुम्हारा तो अच्छा शकल है, देखो तुम सामने बैठो, भागो पीछे, तुम लोग जाओ क्लास का बाहर जाओ। रोहित ये हैंडसम का है भाई, गोविंदा है एकदम, गोविंदा को पहचानता है? गोविंदा को नहीं पहचानता है? चलो इसके लड़ाई तेरा तारीफ की है भाई, जिन लोग कहते बेइज्जती की लोग हंस रहा, तेरा तारीफ किए तो चुप बैठा है। तारीफ किया, यू आर हैंडसम गाय। शर्मा गया ना, ऐसे कर कैसे वो। चल देख, ये पाइप वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला? 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन करने से आगे ये वाला हम लोग का एक अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन है बाबू। इसको अगर गिरा दिया तो 40,000 लेंगे। ठीक से बैठने तो। ये वाला फोन पुराना हो गया, दे देंगे नया फोन का पैसा ले लेंगे। गिरना नहीं चाहिए। पीछे बैठी थी ना इसीलिए। नहीं तो भी नहीं गिरना चाहिए, इधर बैठेगी लेकिन गिरना नहीं चाहिए। देखो जो टाइम एंड वर्क टाइप क्वेश्चन है ना, ये वाला क्लास 7 या 8 में आई होप तू लोग पढ़ा होगा। ऐसे नहीं रहता था ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। कोरोना ठीक है, हम है ना अभी हम जिंदा है, देख हम सिखा देंगे, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहता था, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। कि अगर एक साथ दोनों मिलके काम करेगा तो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, है ना। ऐसे रहता था कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कि ए को एक काम को कुछ नंबर ऑफ डेज में कर रहा है, बी उसी काम को कुछ नंबर ऑफ डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके अगर एक साथ काम चालू कर दे तो कितना दिन लगेगा। या फिर ए को एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी जब दोनों साथ में कर रहा है तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर ले रहा है, तो अगर बी अकेले करे तो कितना दिन लगेगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन रहता था, इसको हम लोग बोलते थे टाइम एंड वर्क। सेम क्वेश्चन ये वाला आदमी का जगह, सेम क्वेश्चन ये वाला पाइप के लिए भी हो सकता है। कि एक रिजर्वायर है, एक पाइप जब उसको छोड़ते हैं तो 8 घंटा में भर देता है, 2 को पाइप खोल दिए उसको भरने के लिए, तो ऑब्वियसली दोनों मिलकर कम टाइम में भरेगा। तो ये क्या आदमी जैसा नहीं है कि एक काम को एक आदमी 10 दिन में करता है, तो एक पाइप एक टैंक को 8 दिन में भरता ही नहीं बोल सकते हम। तो अगर दूसरा पाइप आएगा वो अगर अकेले भरे तो 6 घंटा में भर देगा। फर्स्ट पाइप अकेले भर सकता है 8 घंटा में, सेकंड पाइप अकेले भर सकता है 6 घंटा में, दोनों मिलकर अगर साथ में खोल दिया जाए तो कितना दिन में भर पाएगा। तो ये का आदमी जैसा नहीं है। तो इसको हम लोग जब पाइप का बारे में बात करते हैं तो पाइप एंड सिस्टर्न बोलते हैं। सिस्टर्न मतलब टैंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। और यही वाला जब आदमी के ऊपर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क। ये वर्क कैसे करता है अगर तुम देखेगा, अगर हम बोलेंगे पूरा रूम में 4 दीवार, चारों का लेंथ एरिया इक्वल है चारों का, वैसे ही दोनों ज्यादा है, हम मान लिए चारों होमोजीनियस है, तो 4 दिन में अगर ये पूरा का पूरा रूम हम रन कर पाते हैं तो एक दिन में हम कितना करेंगे? 1/4 करेंगे, एक चौथाई। इसी को बोलते हैं कि पूरा काम मेरा है ये रूम को रन करने का, तो वो हो गया 1। इसके अंदर 4 वॉल है, तो हम एक वॉल को रन करने में मेरे को कितना दिन लगेगा? 1/4, सॉरी एक दिन में हम कितना रन कर पाएंगे? 1 आउट ऑफ 4 वॉल, 1 आउट ऑफ 4, इसी को 1/4 बोलते हैं। तो अगर ये रूम के अंदर 10 वॉल होता और हम ये रूम का अंदर 10 वॉल होता, और अगर हमको ये पूरा रूम को रन करने में सपोज ये रूम को पूरा मेरे को रन करने में 10 दिन लगता, तो एक दिन में हम ये रूम का कितना रन कर पाते? 1/10 पार्ट, 1/10 नहीं समझा। 5 दिन में अगर हम पूरा रूम को रन कर देंगे तो एक दिन में कितना होगा? 1/5 पार्ट। तो 1 डे वर्क का होता है। हम लोग वर्क को हमेशा कंसिडर करें, टोटल वर्क 1 है, टोटल वर्क 1 है, मतलब पूरा काम मेरा खत्म हो जाएगा, टोटल वर्क को 1 मान लिया। तो 1 डे वर्क, अगर क्वेश्चन डे का है तो, अगर आवर का होगा तो 1 आवर वर्क, अगर क्वेश्चन मिनट का होगा 25 मिनट 20 मिनट तो 1 मिनट वर्क।
फरहत तू जाएगी ना तो जाने से आगे वीडियो सेंड करवा लेना तो जाना। हाँ 1 सेकंड लगेगा, हम कर देंगे। तो 1 डे वर्क बोले, 1 आवर वर्क बोले, या फिर 1 मिनट वर्क बोले, ये सब क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। क्या बोले भैया, कुछ हजम नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर काम को हम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो एक दिन में हम कितना करेंगे 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। ये पता पार्ट ऑफ वर्क लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है पार्ट ऑफ वर्क। अगर हम एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो एक दिन में करेंगे 1/10 ऑफ द वर्क। अगर हम काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4 ऑफ द वर्क। अगर हम काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/8 पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब जितना दिन में या जितना आवर्स में या फिर जितना मिनट में हम पूरा काम को कंप्लीट कर सकते हैं, 1 मिनट 1 घंटा 1 दिन का काम कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द। कि अगर हम एक रूम को 25 घंटा में रन कर सकते हैं तो 1 घंटा में कितना करेंगे 1/25 1/25 पार्ट ऑफ द वर्क। नहीं समझा? बात समझ में आया? ये बात अगर तुम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कि आप किसी काम को जितना दिन में कीजिएगा, 2 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क। 20 दिन में करेंगे एक दिन में कितना करेंगे 1/20 पार्ट ऑफ द वर्क। 50 दिन में कर सकते हैं एक दिन में कितना 1/50। 50 घंटा में कर सकते हैं तो 1 घंटा में कितना करेंगे 1/50 पार्ट ऑफ द। मतलब जितना इंटायर ड्यूरेशन लगेगा, चाहे मिनट में लगे, आवर में लगे या डे में, एक दिन का, 1 आवर का या 1 मिनट का काम का होगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 1 डिवाइडेड बाय, चाहे वो आवर्स में हो, डेज में हो, चाहे फिर वो क्लियर है? कोई दिक्कत बन गया क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यही सेम चीज बस पाइप एंड सिस्टम का दिया है। बोला 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 11 1/9 मिनट। कि दोनों मिलके एक साथ पाइप चल रहा है, दोनों पाइप एक साथ चल रहा है तो दोनों मिलके कितना देर में भर देगा, इतना मिनट में भर देगा। सही है? इफ one pipe takes 5 minutes more than the other pipe to fill the tank, कि एक पाइप अगर अकेले टैंक को भरे तो उसको दूसरे वाले से 5 मिनट, मतलब अगर एक को पाइप 20 मिनट में टैंकी को अकेले भर देता तो दूसरा वाला 25 मिनट में अकेले भरेगा। एक अगर 10 मिनट में अकेले भर देगा तो दूसरा, तो मतलब एक पाइप को जितना मिनट लगेगा दूसरा को उससे 5 मिनट ज्यादा लगेगा, अगर वो अकेले अकेले इंडिविजुअली भरना चाहे तो। ये वाला इंडिविजुअल का टाइम नहीं दिया, बोथ टुगेदर का दिया है। समझे? तो हमको बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड बी फिल्ड। कि भैया दोनों मिलके अकेले अकेले कितना देर में, कैसे करें ध्यान से। लेट फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन x मिनट। कितना देर में भर देगा? सही बात? तो 1 सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन x प्लस। सही बात? सही बात? तो फर्स्ट पाइप कैन फिल टैंक इन 1 मिनट। कि 1 मिनट में पहला पाइप कितना टैंकी का भरेगा 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। पार्ट ऑफ, ये वाला टाइम नहीं लिखा हुआ है, ये वाला टैंक का पार्ट लिखा हुआ है। कि पूरा टैंक अगर 10 मीटर का होगा तो 1/10 पार्ट, मतलब 1 मीटर उसका भर जाएगा। कितना देर में? 1 मिनट। कौन भरेगा? जब अकेले पाइप 1 भर रहा है। सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 मिनट 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। आ रहा है कि खाली मेरे को समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भैया फर्स्ट पाइप 1 मिनट में इतना टाइम भरेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में अकेले इतना भरेगा। तो बोथ टुगेदर fill the tank in
1 दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेगा? ये 1 मिनट में इतना, ये 1 मिनट में इतना, तो दोनों मिल के 1 मिनट में। बोलो आया? एक आध चीजें बोल दो समीक्षा। दोनों मिलके 1 मिनट में कितना टैंकी भरेगा? खाली ये वाला बात को लिख दो, इसको मिटा देंगे। ये जनरल स्टेटमेंट, इसका बाद जितना बात लिखेंगे सब क्वेश्चन का पार्ट है। अब देख, इसको मिटा दें। हाँ, गलती कहाँ होता है वो भी बता दे रहे हैं, और समझाने के बाद भी गलती होता है। अब वो गलती तभी होगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये क्या चीज है? दोनों पाइप 1 मिनट में टैंकी का कितना पार्ट भरेगा? हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे इक्वेट करते हैं। कभी इक्वेट हो सकता है? वो टाइम लिखा हुआ है कि दोनों मिलके कितना देर में टैंकी को भरेगा, वो टाइम लिखा हुआ है। और ये है दोनों मिलके 1 मिनट में कितना टैंकी का पार्ट भरेगा। ये पार्ट ऑफ द टैंकी है और वो भरने में लगा हुआ टाइम है। तो ये पार्ट है और वो टाइम है, दोनों का भी इक्वेट हो सकता है? इक्वेट तो सेम डेटा ना होगा भाई। तो फिर क्या लिखेंगे? देख, बोथ टुगेदर इन 11 1/9 दैट इज 100/9 मिनट इन 100/9 fill 1 tank है ना? both together in 1 minute fill the tank 1/100/9 that is 9/100 part of the tank, part of tank। अब ध्यान से देख, ये क्या चीज है? ये वाला है दोनों मिलके 1 मिनट में टैंकी का कितना पार्ट भरेगा। और ये भी क्या, दोनों मिलके 1 मिनट में टैंकी का कितना पार्ट भरेगा। ये हम कैसे निकाले? टोटल कितना दोनों को इकट्ठा एक साथ लगेगा टाइम मेरे को पता था, तो वहां से 1 मिनट में कितना टैंकी का पार्ट भरेगा वो निकाले। वो उन लोग दिया था उससे निकाले, और यहाँ हम दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग निकाल के ऐड किए। तो ये वाला भी क्या, 1 मिनट में दोनों मिलकर टैंकी कितना भरेगा, और वो भी क्या, 1 मिनट में दोनों मिलकर टैंक को। अब क्या होगा, ये दोनों सॉल्व हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम ईमानदारी से पहले बोलो तुमको बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझा? ये वाला 11 1/9 क्या दिया? 100/9। बोला 100/9 मिनट में दोनों पाइप मिलके एक साथ टैंकी को भर देगा, वो लोग बोल रहा है। तो हम बोल दिए बोथ पाइप टुगेदर इन 100/9 मिनट फिल 1 टैंक, एगो टैंक को भर देगा। तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरेगा? 1/100/9 दैट इज 9/100 पार्ट ऑफ द टैंक। तो ये जो 9/100 आया दैट इज द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड बाय बोथ द पाइप इन। ये वो लोग दिया उससे हम निकाले। और दूसरा हम खुद से कैसे निकाले? हम माने इंडिविजुअली अकेले अगर टैंक 1 भरता तो कितना मिनट में भरता, तो उसका 1 मिनट में कितना भरेगा निकाले। फिर अकेले अगर टैंक 2 अकेले भरता तो कितना मिनट में भरता वो हम लिखें, तो अकेले 1 मिनट में कितना भरेगा हम दोनों को जोड़े। तो ये दोनों का इंडिविजुअली 1-1 मिनट का काम को हम निकाले और उसको जोड़ दिए। और ये क्या है, दोनों का 1 मिनट का काम है, या टैंक का कितना पार्ट भरेगा वो है, लेकिन किसमें, जो मेरे को दिया है डेटा उससे। तो ये भी 1 मिनट में कितना भरेगा वो है, और ये दोनों मिल के भी 1 मिनट में कितना भरेगा वो है। तो दोनों क्या होगा, इसमें किसी का गलती नहीं होता, बस गलती यहाँ पे 100/9 से इक्वेट करके होता है। उसके बाद ना फैक्टराइज होगा ना सॉल्व होगा। बोलाया तो इक्वेट करते समय सोचेगा ये पार्ट ऑफ द टैंक है और वो टाइम है, टाइम से कैसे ये पार्ट को इक्वेट कर देगा, नहीं समझा? बोलेगा मेरे पास 10 रुपया, किसी का एज 15 है, तो दोनों के इक्वेट थोड़ी कर देगा, एज और रुपीस को थोड़ी इक्वेट हो जाएगा। इक्वेट हमेशा क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ है। अब क्या इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, एकदम पाती है। क्या दिया भाई, x by this 1/x by एक बार में लिखेंगे, देखो ये इधर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 900, 2x + 5 क्रॉस मारो, 2x का साथ 5 1000x 1000 2x सॉरी 2x × 2 200x 5 के साथ 100 साथ में उस
उस पार 45x माइनस प्लस में, सही बात। अब मेरे को ये फैक्टर पता है तो हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई तो 4500 से बनाना 155, वो भी माइनस करके 180 माइनस 25 है फैक्टर, 180 माइनस 25, तो 180 माइनस में करेंगे, सही है। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू, तो फैक्टराइज कर लेंगे 180/9 माइनस 25/9, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल। तो भैया ए को पाइप 20 मिनट में टैंक को भरेगा, अगर अकेले भरता तो फर्स्ट पाइप फिल अलोन, अलोन वर्ड नहीं लिखते हैं, इंडिविजुअली लिख सकते हैं, अलोन फालतू लगता है। फर्स्ट पाइप फिल अलोन इन x का मतलब 20 मिनट, अगर सेकेंड पाइप अलोन रहेगा x प्लस 25 इन 20। बोल आया कि बाउंसर चल गया, पक्का? कोई दिक्कत, गलती नहीं ना करेगा। दिस इज पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। जल्दी से खत्म करो, 1 मिनट के अंदर खत्म करो। रोहित लिख लिया? लिख लिया ना, समझ में आया? एवो को समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख, अब आया क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। An aeroplane flying with a wind 30 km/h takes 40 minutes to fly itna, then what would we have to fly against the named wind? क्वेश्चन नंबर वो लेस है। अच्छा, कौन से क्वेश्चन? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, क्वेश्चन नंबर हाँ 30 हाँ 32 नया बुक में, पिंक वाले बुक में 30 है, ग्रीन वाले में अब कितना नंबर है? 30। या लेस नहीं, वो सेम होगा, ऊपर में एल है वो लेस। अच्छा ये लेस होगा, और वो सेम। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, बोर्ड पे ही देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद द विंड ऑफ 30 km/h टेक्स 40 मिनट लेस टू फ्लाई 3600 km, देन व्हाट इट वुड हैव taken to fly against the same wind. Find the plane speed of flying in still air. तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला फंडा क्या है देखिए। अगर मान लो कि हम कोई नाव चला रहे हैं और जिस दिशा में लहर बह रहा है पानी का, हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो मेरा स्पीड बढ़ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग नाव चलाते हैं तो स्पीड मान लो मेरा नाव का, हम अपना एफर्ट डाल के चाहे मोटर से चाहे हाथ से 30 km/h दिए, और 10 km/h से लहर खुद भर रहा है, नेचुरली बह रहा है, तो एक्चुअली पता है मेरा स्पीड जो है ना 40 km/h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 30 तो हम खुद दे रहे हैं उसको, और लहर 10, और लहर उसको दे रहा है 10। तो मेरा जो स्पीड होगा ना वो ऐड होके बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब हम जब लहर का साथ मूव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, सही बात। अब अगर मान ले लहर बह रहा है इस तरफ और हम इधर जाना चाहेंगे, तो अगर हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं 30 km/h ताकि स्पीड हो जाए, और लहर का स्पीड है 10 km/h, लेकिन हम अगेंस्ट जा रहे हैं 20 किलोमीटर, तो मेरा स्पीड जो है 20 km/h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। कई लोग भूल जाता है, अप एंड डाउन में कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको लगता है अप में ज़्यादा होना चाहिए, डाउन में कम। देख, डाउन मतलब नीचे, तो डाउन में कभी स्पीड घट नहीं सकता है, डाउन में हमेशा स्पीड बढ़ता है। अप अगेंस्ट में जा रहा है तो स्पीड वहाँ। तो अगर हम मान लेंगे कि अगर भैया पानी रुका होता, स्टिल वाटर होता, तो मेरा स्पीड होता है x km/h। मतलब पानी रुका है तो हम x स्पीड उसमें लगा लेंगे, और जो लहर बह रहा है उसको बोलेंगे, यहाँ पे वही क्वेश्चन है बस विंड के अगेंस्ट में है, हम तुमको इसमें बता रहे हैं पानी में, वाटर बता रहे हैं, और जो लहर चल रहा है वो लहर का स्पीड है 10 km/h, और मेरा है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब पानी बह ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, और हम नाव चला रहे हैं, हाथ तो सब चला ही सकते हैं,
तो मेरा जो स्पीड होगा अगर x होगा तो वो x को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब उसमें खाली मेरा हाथ है और किसी का नहीं, तो वो अगर x होगा, और जो लहर बह रहा है वो अगर उसका स्पीड अगर y होगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का होता है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, और अगर पानी बह ही नहीं रहा होता तो स्पीड होता है। तो यहां से क्या होता है, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x km per hour, एंड स्पीड ऑफ, क्या बोलते हैं लहर को इंग्लिश में, स्ट्रीम बोलते हैं ना, स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, मतलब लहर का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, वो अपना लहर चल रहा है नेचुरली, और मेरा जो बोट हम चला रहे हैं उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है अगर पानी बह ही नहीं रहा होगा। तो डाउन स्ट्रीम, कभी नहीं भूलेगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन में स्पीड ज्यादा होता है ना, यही कंफ्यूजन होता है सम का, डाउन में होगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द वेव, और डाउन स्ट्रीम मतलब विद द वेव। क्या होगा, मतलब जब पानी बह रहा होता है समुद्र में, ओशियन में, सी में, कभी भी कोई भी आदमी अपना जो बोट का स्पीड है उससे नहीं मूव करता। अगर डाउन जा रहा है तो बोट प्लस वेव, और अगर अगेंस्ट जा रहा है तो बोट माइनस। अगर स्टिल वाटर है तो फिर जाके सिर्फ बोट का स्पीड होगा, और ऐसा समुद्र या ओशियन वगैरह में कम होता है, थोड़ा ना थोड़ा लहर तो चलता ही चलता है। तालाब में हो सकता है ना, एकदम दोपहर के समय देखिए, गर्म गर्मी का समय जाएगा, एकदम जरा भी हवा नहीं चल रहा, शाम में फिर भी नहीं होगा, दोपहर में एकदम रुखा होता है, स्टिल वाटर होता है, समझ गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्लेन का बात कर रहा है बोट का जगह, और प्लेन अगर चल रहा है तो पानी तो वहां नहीं होगा, वहां पे एयर होगा। तो हम अगर विद द एयर जाएंगे, विद द विंड जाएंगे, जिस तरफ विंड बह रहा है एरोप्लेन भी उसी तरफ चल रहा है, तो एरोप्लेन का खुद का स्पीड और विंड का स्पीड दोनों मिलकर स्पीड बढ़ा देगा, उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर हवा चल रहा है इस तरफ, प्लेन जा रहा है इस तरफ, तो अगेंस्ट द विंड, तो क्या होगा, माइनस। बोलो बात समझ में आ गई। तो बोल रहा है क्या, पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ठीक से, एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद द विंड, विंड का स्पीड है 30 किलोमीटर, और हम एरोप्लेन का अपना मन से मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर है, मतलब हवा नहीं चल रहा तो खाली प्लेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मतलब पता है स्टिल वाटर का जगह स्टिल एयर बोल देंगे। तो फिर क्या होगा, अगर विद द विंड जाएगा तो x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, और अगर अगेंस्ट द विंड जाएगा, सीधा सीधी बात है, विद द विंड जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, अगेंस्ट द विंड जाएगा तो बोल रहा है विंड का ऑफ, विंड का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर, और जब हम विद द विंड जाते हैं तो हमको 40 मिनट लगना ही है, वो लगना ही है। देन व्हाट वुड हैव इट टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द सेम विंड, सेम विंड में अगेंस्ट में जा रहे हैं, सेम विंड में अगेंस्ट में जा रहे हैं, कितना दूर, तो बोल रहा है द स्पीड का निकालने बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन्स स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन, मतलब अगर हवा नहीं चलता तो प्लेन का स्पीड कितना होता, हवा नहीं चलता तो प्लेन का स्पीड हम बोल दिए लेट डिस्टेंस कितना है मेरा भाई 3600, लेट कर लिए, लेट स्पीड ऑफ प्लेन इन स्टील एयर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ विंड 30 किलोमीटर पर आवर, तो विथ एयर स्पीड x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, अगेंस्ट मारेंगे x माइनस, सही बात। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, चाहे विथ जाए चाहे अगेंस्ट जाए, डिस्टेंस तो हम, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो लो भाई, टाइम इन
टाइम while moving down stream। अब सेम एयर वाला क्वेश्चन है ना, तो डाउन और अप नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम विथ विंड लिखते हैं, विथ विंड। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। और आप कौन तरफ जा रहे हैं? डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो कौन सा स्पीड लीजिएगा? इतना क्या? हाँ, हम जो लिखेंगे वही बोलेगा भाई पगला। क्या होगा? इतना आवर्स होगा। टाइम व्हाइल मूविंग अगेंस्ट द, लिखना तो लिख देंगे, अप स्ट्रीम। क्या होगा? 3600। अब यहीं से आता है बात कि भैया दोनों का टाइम गैप 40 मिनट है। 40 मिनट मतलब 2/3, क्योंकि सारा बात हो रहा आवर्स में, तो वो कैसे रह सकता है? मिनट में। उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे? कौन ज्यादा कौन बड़ा। इसको हम बार बार बोले कौन ज्यादा कौन बड़ा ना, ये दोनों देख के समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का कोई जरूरत ही नहीं है। एक्स का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एक्स का अगर कुछ भी वैल्यू लेगा, एक्स प्लस 30 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो उसका रिजल्टेंट छोटा होगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट नेगेटिव, बिकॉज़ स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा ज्यादा होगा और वो हमेशा कम होगा। एक पहचान। दूसरा पहचान, ये कौन सा स्पीड यूज हो रहा है यहाँ पे? अप में स्पीड ज्यादा है कि कम? तो स्पीड अगर ज्यादा, अप में स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन में बोल दिया कि अगेंस्ट जब जा रहे हैं तो 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, और अगर विथ जा रहे हैं तो 40 मिनट। ये तीनों बात इंडिकेशन दे रहा है कि जो आंसर होगा दिस बाय दिस, क्योंकि ये अगर गलत लिखा तो फिर बनाते रह जाएगा। 2/3 40-60, क्योंकि सारा कुछ आवर्स में है। किसी को कोई तकलीफ नहीं। 3600 कॉमन ले लिए, एक बार में लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 30, तो माइनस वाला अगर कटेगा तो प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला कटेगा तो बाहर माइनस साइन चेंज करेगी ना। इस सब में अगर गलत करेगा तो भाई मेरा लिए सिखाने का कुछ छोड़ ही देना कि हम कुछ सिखाने वाले हैं, क्या ही करेंगे सिखा के। हो गया, इसको नीचे डिवाइड दे रहे हैं, 1 ये 18 कितना नीचे कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया? x कट गया 60, नीचे में x² माइनस, सही बात, इक्वल टू 1/54। सही लिखे गलत? पक्की? क्रॉस करें, x² इक्वल टू 54 इंटू कितना मारेंगे? 324,000। उस पार 900 को लेके गए, 324,900। सही बात? देखो पक्का ही कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर रूट होता होगा, पक्का होता है, हम बोल दिए। नहीं समझ में आया? तो अगर ये होता होगा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर, तो हमको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा किसका हो सकता है। नहीं समझा? 57 हो सकता है। वेरी गुड, क्योंकि ये 32 देखना, ये देखना, ये इसका लिए तो 10 दे देंगे। अरे भाई 100 और 3247 को अलग करेगा, तो 100 का लिए तो 10 दे देगी, 3247 का एक्चुअली चाहिए। तो इसका जितना ही वैल्यू होगा 2500 से तो ऊपर होगा। 2500 कितना का स्क्वायर होता है? 50 का। 49 दिख रहा हो ना हो, फिर 7 का होता होगा। किसका होता होगा? 7 से ऊपर किस में जाएगा? 57 ही मिलेगा। किसका मिलेगा? उसी का है, दूसरा का ही नहीं है। क्यों भैया? हो सकता है आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता, हो ही सकता है, तो है ना। लेकिन इस सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा, अपना बुद्धि लगा थोड़ा, ऐसा नहीं देगा। लोग ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा जो पक्का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा ही होगा। तो एक्चुअली 57 का है। गेस करो और चेक कर लो रफ में। 57 और 2 0 के लिए, तो स्पीड ऑफ प्लेन इन स्टीम एयर इज 570। तो पूरा फंडा क्लियर है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम
पक्का? अप मतलब अगेंस्ट, डाउन मतलब विथ, तो विथ में ज्यादा, अगेंस्ट में कम, चाहे पानी का हो क्वेश्चन एयर का हो। डिस्टेंस दोनों में सेम है, अपस्ट्रीम में टाइम निकालो, डाउन स्ट्रीम में टाइम निकालो, बिना बनाए पता है अपस्ट्रीम वाला टाइम ज्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम वाला टाइम कम होगा। अच्छा, तो के टाइप हो गया क्वेश्चन, देख दो हो गया ना, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एक, और टाइम एंड वर्क वाला दो। टाइम एंड वर्क का नहीं था, पाइपिंग सिस्टम का था, एक ही था, एक ही है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक ही है क्वेश्चन, नहीं एक और है 32 नंबर, चेंज करें, जल्दी से लिखो। तो खाली सिंप्लीफाई नहीं करेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, डेटा वगैरह बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इस सब में थोड़ा बुद्धि लगाएगा। समझ में आया तेरे कुछ? सिंप्लीफाई करने अच्छा सीख, सिंप्लीफाई नहीं करने कोई क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा। मिटा दें, क्योंकि हमको ऊपर वाला को नीचे लाना है, क्योंकि इसका बाद वाला वही क्वेश्चन है शायद। मिटा दे रहे हैं, इसका बाद वाला है। अच्छा हाँ, देख लो, सेम क्वेश्चन बोल रहा है, अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब अप एंड डाउन दोनों में सेम डिस्टेंस नहीं जा रहा है। अप में जा रहा है 10 किलोमीटर, डाउन में जा रहा है, और टोटल उसको जर्नी में, अप वाला भी डाउन वाला भी टोटल जर्नी में उसको 6 घंटा टाइम लगा। कितना लगा? 6 घंटा। तो बोल क्या रहा है, इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 1.5 किलोमीटर, स्टीम दे दिया स्टीम का, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन, सेम क्वेश्चन प्लेन जैसा। तो अगर हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ वर्ड लगेगा लेट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसमें लेट लगेगा क्योंकि दिया है इक्वल टू 1.5 km अप स्ट्रीम। पता है जब हम अप स्ट्रीम बोलते हैं ना, तो हमको स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम नहीं बोलना पड़ता है, अपस्ट्रीम का मतलब ही स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो ये कितना होगा, x प्लस, अच्छा x माइनस किलोमीटर, 3.1.5 को डेसिमल से कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा 15/10 3 2। डाउन स्ट्रीम x प्लस किलोमीटर पर आवर, सही है। तो चलो भाई निकालते हैं, डिस्टेंस कितना की है अप में, टाइम टेकन अप स्ट्रीम, अप में डिस्टेंस, स्पीड, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, अप लिख रहे हैं, समझ गया? इतना क्या, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम 5/, सही बात। तो अप स्ट्रीम इतना, डाउन स्ट्रीम इतना, लगा दे अकॉर्डिंग टू सम। अप एगो टाइम, डाउन इक्वल टू 6 घंटा, सही है। तो टाइम का डिफरेंस नहीं दिया था, दोनों टाइम का सम दिया। एलसीएम लेते हैं, 10 के साथ ई भाई साहब, 5 के साथ ई, तो 10 के साथ जब ई भागेगा 10x प्लस 10 इंटू दिस 15, सही लिखे। 5 के साथ ई भागेगा 5x माइनस 15 बाई होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू, क्रॉस मारे ये दोनों भाई मिलके 15x, सही है। और 15 और ये अगर तुमको बुद्धि है, ये 15 है, ये 15/2 है, 15/2 ही बचेगा, 15/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 9/4, सही लिखे हैं।
एलसीएम ले लेते हैं 2 30x बाई एलसीएम ले लेते हैं 12x² माइनस बाई सबको उस पार लेके जाओ, कुछ कॉमन ले करेगा, हाँ 3 कॉमन ले कर जा रहा है 10x 5 4x² सब उस पार जाएगा 4x² 10x उस पार 10x माइनस 9 माइनस 14 इक्वल टू मिल गया फैक्टर 14 56 14 5 14 माइनस में 4 प्लस में, तो x इज इक्वल टू 14/4 x इक्वल टू नॉट पॉसिबल, आंसर इज 3.5 किलोमीटर। फिर से हम बार बार कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तुमको नहीं समझ, तुमको बोलो 20 बार बताएं। सम्स का सिंप्लीफिकेशन स्पीड में करने सीख, वो तेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तुमको पता नहीं है कि तुमको कितना काम आने वाला है अगर तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो बहुत काम आने वाला, बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत बोले उतना कम है। अभी भी 12 में भी कई लोग पढ़ता नहीं वाला चीज, तुम 10 में पढ़ता है, मे बी 9 में भी होता तो थोड़ा सा, अब ते मान चाहे नहीं मान, तेरे को पता ही है 9 में तो जितना स्पीड में कर सकता उससे स्पीड में तू कर पाएगा, वो कर पाएगा, क्योंकि हम तुमको हमेशा ही थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश की है, और 9 से ही हम लोग सेपरेट करके क्लास भी करने का कम से कम कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग स्पीड कर सकते, अभी भी 12 में भी कई लोग स्पीड में नहीं कर पाते, वो नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन खाली क्वेश्चन हमसे तभी नहीं बनेगा जब हमको वो आता ही नहीं है। अगर हमको आता है तो हम उसको गलत नहीं करेंगे, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, वो स्पीड होना चाहिए एकदम, और स्पीड हम जितना कर रहे हैं उससे भी स्पीड करो तुम। समझा कि नहीं समझा? कैलकुलेशन जितना तेज रहेगा उतना काम आएगा। चलिए जल्दी, अगर एक देख इसको इसमें बना रहे होते MCQ दूसरा बुक से, RS अग्रवाल से, कहां से? यहाँ से वो चालू ही होता, नहीं समझ में आया? अबे अप में क्या होगा? x माइनस 3/2, डाउन में क्या होगा? अप में कितना किया? 10 किलोमीटर, 10/x माइनस 3/2, डाउन में कितना किया? तो ई वाला लिख के हम क्या करेंगे? मेरा कोई काम का है? वो तो हम लोग बना रहे हैं, सब्जेक्टिव जैसा एग्जाम में आएगा तो लिख रहे हैं, नहीं तो हम लोग स्टार्ट ही यहीं से करते हैं। समझ गया? चल छापो थोड़ा सा, क्या चीज पढ़ा रहे थे बीच में टोक, तो उससे क्या होता? मेरे को भी तो टोकता ही है ना, ये वाला बताइए, तो हम बोलते रुक जा 2 मिनट खत्म करके बता रहे हैं, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, वो पढ़ाने आ रहे हैं ना, उनका काम है पढ़ाना, तो वो बताएंगे। चलो देखो, तो ठीक है हम उसको बोलेंगे, मेरे को बोलेगा, कोई दिक्कत होगा मेरे को बोलना। तुम लोग का भी अगर कंप्यूटर क्लास में कुछ ये होगा तो अगर डायरेक्ट बोलने में थोड़ा संकोच होगा मेरे को बोलना, बाकी उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होगा तो मेरे को बोलना, हम कन्वे कर देंगे कि ये वाला बात है, बच्चा लोग बोल रहा था। ठीक है चल, और क्या बचा भाई? और कोई टाइप बचा? ये वाला 34 नंबर। कौन सा? हाँ 34 नंबर बोले, हम सिखाएंगे, हम सिखा रहे हैं उसको। और कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो हम बोले थे बताएंगे, बना ले चाहे नहीं बना, ऐसा ऑलमोस्ट। हाँ 36 कौन? ट्रेडर वाला? चल देख लो, कुछ नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस है, अभी प्रूफ करके दिखा दे रहे। देख इधर जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, पहले हम पढ़ते हैं, पीले पानी। देख इधर क्या बोला है, अ ट्रेडर बाइज X आर्टिकल्स। तो X आर्टिकल्स क्या पता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। कितना रुपया खर्चा किया है भैया? हम 1000 खर्चा किए हैं और 20 को सामान खरीद के लाए। क्या हुआ? 20 को, तो हर एक सामान का दाम होगा 50 रुपया। मतलब एक पीस कोई सामान का दाम कितना है ये जानने के लिए आप जितना पैसा खर्च किए हैं उसको लिख दीजिए ऊपर, और उसका नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड मार दीजिए, तो आपको एक पीस का दाम मिल जाएगा। रिवर्स स्टेटमेंट अगर बोले, आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए वो आपको अगर पता है, और नीचे में आप एक पीस सामान का दाम से डिवाइड मार दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएगा। अगर एक पीस सामान का कितना दाम है तुमको पता है, और एक पीस सामान खरीदने में कितना पैसा लगता है वो तुमको पता है, और तुम कितना पीसेस ऑफ सामान खरीदा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पैसा बन जाएगा। नहीं समझ में आया? 20 रुपया करके, 20 रुपया हम खर्च किए कुछ सामान खरीदने के लिए, एक सामान का दाम है 2 रुपया, क्या कुछ सामान कर देगा? 10। 20 रुपया हम खर्चा किए कुछ सामान खरीदने को, 10 पीस खरीद के लाए,
तो एक पीस का कितना दाम होगा? 2। और हम अगर 2 रुपया करके सामान है एक पीस का दाम, और हम 10 पीस खरीद के आए तो कितना रुपया खर्चा किए? 20 रुपया। तो मल्टीप्लाई किए। क्लियर है ना? तो बोल रहे हैं हम कितना पीसेस ऑफ आर्टिकल किए? x पीस। तो लेट करने की जरूरत है नहीं, वो खुद बोला है नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज या फिर बॉट, बाय किया ना, बॉट का स्पेलिंग क्या होता है? BOUGHT x। क्यों नहीं लिखेंगे इसमें लेट? क्योंकि वो दिया है क्वेश्चन में। ब्रिंग का ब्रॉट होता है ना, टोटल पैसा जो खर्च हुआ है, टोटल मनी वो हुआ है 600। सही है? आगे पढ़ेंगे, इसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ, तो खरीदे के पीस x पीस, पैसा कितना खर्चा किए? तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर्टी 600 बाई इतना पीसेज है ना, कि गलत लिख रहे हैं? एकदम गलत लिख रहे हैं। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, उसका पीसेज है, ये पैसा है, ये एक पीस का दाम है। तो जो आप लिखे है ना वन ऑफ आर्टिकल, तो उल्टा थोड़ी गलती लिख गया। वन आर्टिकल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ एक को सामान का दाम है इतना। आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर 5 रुपीज मोर, एक पीस आर्टिकल का दाम अगर 5 रुपया ज्यादा होता, अबे तो सामान कम मिलता पक्का। तो क्या बोल रहा है? दैट कैन बी बॉट फॉर 600 रुपया वुड हैव बीन 4 लेस, कि अगर एक पीस आर्टिकल का दाम 5 रुपया ज्यादा होता तो आपको 4 पीस सामान कम मिलता। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या बाद में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पहले x था ना, अब 4 पीस घट जाएगा ना, 4 पीस। तो अब हमको क्या सामान मिलेगा पता है? x माइनस 4। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, पैसा तो अभी भी उतना ही खर्चा किया है, 600 खरीदे हैं। सही बात? इतना रुपीस सही। 5 का यूज करेंगे, हम बता रहे तुमको। तो ये क्या चीज है बता? जब 4 को सामान घट गया, ये वाला जब x को सामान मिला, ये वाला का दाम 5 रुपये ज्यादा होगा, ये वाला का दाम 5। हम इसको 2 तरीके से बना सकते थे, अभी हम बना के दिखा रहे, समझने की कोशिश करेंगे, बना के दिखा रहे। 600 बाई x माइनस 4, ये पता है क्या? एक पीस सामान का दाम जब 4 पीस आर्टिकल कम मिल रहा है, यह है एक पीस सामान का दाम जब तुमको x पीस सामान मिल रहा है। तो 4 पीस कब कम मिलेगा? जब पैसा ज्यादा लगेगा। उस समय एक पीस का दाम का गैप कितना है? मतलब पता है क्या? हम नंबर ऑफ आर्टिकल का चेंज किए, नंबर ऑफ आर्टिकल, अब पैसा का फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म किए, पैसा के फॉर्म में इक्वेशन। यही अगर हम आर्टिकल का रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो कैसे होता है? ध्यान से देखो। बोल रहा है क्या? क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छा से और समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है क्या? अगर x पीस आर्टिकल्स हम खरीद के लाएं और 600 रुपया खर्चा किए, तो एक वो सामान का कितना दाम होगा? 600 बाई x। 600 बाई x। बोल रहा है ना, जब सामान का दाम हर एक पीस का 5 रुपया ज्यादा होता, उस समय आपको 4 पीस सामान, तो पहले के पीस मिला था x पीस, अब के पीस मिलेगा, तो एक पीस का कितना दाम होगा? 600 बाई x माइनस 4। 600 बाई x माइनस 4, समझ रहा है? तो जब 600 बाई x माइनस 4 है, मतलब आपको 4 को सामान कम मिला है, तो आपका जो दाम होगा पर पीस का ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा है, यही तो बोला है कि जब आपका आर्टिकल का पर पीस का दाम 5 रुपया मोर होगा, उस समय आपको 4 पीस सामान कम मिलेगा। बोल आया कि बाउंसर आया कि नहीं आया? क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखेगा, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको हम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेट करें, और मेरे को ऐसा बोला होता है कि हम लोग 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और मेरा स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अगर हम अपना स्पीड को
5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो मेरे को 4 घंटा टाइम कम लगेगा, या फिर हम अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर घटा दें तो मेरे को टाइम 4 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या किए, यही चीज़ तो दिया है, बस यहाँ पे स्पीड को x दे दिया, स्पीड को x दे दिया, बुलाया कि बाउंसर किया। तो हम क्या किए, सीधा सीधी अगर बोलें तो x पीस आर्टिकल जब था तो 600 रुपया का पैसा खर्चा करके एक पीस में कितना रुपया, एक पीस का दाम कितना रुपया होता था निकाल लिए। फिर 4 पीस जब सामान कम मिला तो केड़ो सामान मिला, सामान के पीस मिला, x माइनस 4, x माइनस, उस समय एक पीस का दाम कितना था निकाल लिए। और दोनों का एक पीस का दाम में कौन सा केस में ज्यादा भैया प्राइस होगा, जब आपको 4 पीस कम मिल रहा है उस समय हर एक पीस का दाम ज्यादा होगा। तो ये दोनों में कौन ज्यादा है, इसका लिए तुम बार बार बोले, क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर जिसका छोटा, अल्टीमेट रिजल्ट उसका बड़ा। बोलो क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सॉल्व नहीं करते खुद से करना, चलो लिखो। तो दिस इज आल्सो स्पीड टाइम डिस्टेंस। बोल, तुम कुछ बोलना चाह रही है, तुम इस इक्वेशन जो है इसका रिस्पेक्ट में फॉर्म करना चाह रही हो, मतलब तुमको राइट में 4 चाहिए, राइट में 4 चाहिए, तो उस हिसाब से तो क्या करना पड़ेगा, दोनों आर्टिकल का चल बना दे उसमें। तो हम क्या किए हैं, हम प्राइस सब्ट्रैक्ट करके प्राइस डिफरेंस लिखे। इसमें हाँ, अबे गधी कहीं की, तो हम तो एक एक पीस का ही तो प्राइस का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये तो एक पीस का दाम है ना, ये कांची का दाम है, तो एक पीस का ही तो दाम का डिफरेंस लिख रहे हैं, हर एक पीस का ही तो डिफरेंस निकाल रहे हैं। तुम्हारा तकलीफ का है, तुमको 4 का एक टर्म में इक्वेशन चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देख इधर, मेरे को लग रहा तो जो पूछ रही है ये एक एक पीस का दाम का डिफरेंस है। तुम बोलेगा मेरे को इक्वेशन में राइट में 4 चाहिए, कितना चाहिए, तो तुमको अगर राइट में 4 चाहिए तो 4 का चीज है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का गैप है, किसका गैप है, नंबर ऑफ। तो तुमको कहा दोनों का नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल के उसको 4 से इक्वेट करना होगा। हम दोनों का एक पीस का दाम से इक्वेशन बनाए, दोनों का एक पीस का दाम का इक्वेशन बनाए। तुम अगर नंबर ऑफ आर्टिकल का ऊपर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ऊपर इक्वेशन फॉर्मेशन करा तो भी हो जाएगा। करके दिखा दे रहे, लिख लो इसको, वो भी करके दिखा दे रहे। मतलब राइट साइड में 4 लिखेंगे, देख कैसे राइट साइड में 4 आने का मतलब हम आई वांट टू फॉर्म द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हम एक पीस आर्टिकल का दाम को लेट कर ले रहे हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, उसको हम बोल दिए x। टोटल खर्चा किए तो पता है नंबर ऑफ आर्टिकल मिलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल एक पीसेज होगा, सही बात। अब प्राइस ऑफ एक आर्टिकल 4 रुपया, सॉरी 5 रुपया, हाँ, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 5 रुपये बढ़ गया, तो पहले एक पीस का दाम था x रुपया, अब एक पीस का दाम होगा। अब तुमको क्या पीस मिलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या पीस मिलेगा, 622, सही है। ये क्या है, एक सामान का दाम जब 5 रुपया बढ़ गया था तब के पीस मिलेगा, और ये वाला जब x रुपया एक पीस का दाम था तब के पीस मिलेगा। बिना बनाए बोल सकते हैं ज्यादा ही। अब नंबर ऑफ आर्टिकल को समझ में आया कि नहीं आया। इस बार जो क्वेश्चन तुम निकालेगा x के फॉर्म में, दैट x इज नॉट द नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट x इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो आप बोलेगा आप इसमें क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमको बोल दिया था x कि वो नंबर ऑफ आर्टिकल है, समझा कि नहीं समझा, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। रिस्ट्रिक्ट अगर नहीं करता तो एक पीस का दाम को लेट करते तो भी इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेते, कितना पीस खरीदे हैं उसको लेट करते। बस खाली याद रखेगा जब दोनों तरफ लेफ्ट साइड में पीसेस का बात हो रहा है तो राइट साइड में पीस लिखाएगा, लेफ्ट साइड में अगर एक पीस का दाम का बात हो रहा है तो राइट साइड में भी दाम लिखाएगा। हटा दें, चलो हाँ, कौन सा बोला, कौन सा है, 20 22 23 नहीं।
देख लो, बोल रहा है ना पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम इफ देयर आर 4 more student in each row then the number of rows सही बात है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। अगर हम बोलेंगे ऐसे करके जो तुम लोग बैठता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, 4 जन, और ऐसे करके सीधा जो बैठता है है ना। तो अगर तू सोच के देख, एक बेंच में 4 जन बैठा तो वो एक रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, 6 बेंच 6 रो। तो यहाँ पे कितना बच्चा बैठेगा? 24 बच्चे। तो मतलब कोई भी जगह पे कितना स्टूडेंट बैठेगा ये जानने के लिए आपको एक बेंच में कितना बच्चा बैठा है, सम्स के अकॉर्डिंग एक रो में कितना बच्चा बैठा है, उसको अगर हम नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर दें, कैसे रोज और कॉलम नहीं लगा रहे हैं हम, कितना रोज है और कि हर रोज में कितना स्टूडेंट बैठा है उससे हम कर रहे हैं। नहीं समझा तू लोग? फिर से बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कहीं पे मान ले ऐसे करके 5 बेंच है ना, 5 बेंच है, 5 बेंच है ऐसा करके, एक बेंच में 1 2 3 4 5 ले 6 बेंच है और हर एक बेंच में 5 जन बैठा है, हर एक बेंच में 5 जन। तो यहाँ पे कितना जन बैठेगा? 30 जन। तो एक रो में कितना लोग है, एक रो में कितना लोग है, कितना स्टूडेंट है, और वहां पे कितना रोज अवेलेबल है, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। और दूसरा हम वो वाला तुम जो बोली वो भी गलत नहीं बोली कि रो इनटू कॉलम भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, हम वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मान ले ऐसे करके 4 जोन बैठा है, 4 जोन ऐसे करके है, तो ये क्या हो गया रो, और ऐसे करके 8 को रो है, कॉलम है, तो कॉलम है 8, कॉलम है 8 ऐसे करके, और रोज है 4, तो वहां 32 लोग बैठे। कितना लोग बैठेगा? 32। तो अगर हम बोलेंगे रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। सही है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके काट दो। तो टोटल स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें, काउंट नहीं कर लेंगे यहाँ कितना लोग बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट का 2 फंडा है निकालने का अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला तो है रो इनटू कॉलम कर लो, रो इनटू एक कॉलम में 6 लोग है, मतलब ऐसे करके 6 लोग है, और ऐसा 4 कॉलम है, कितना है 4, और रो 6 है, रो 6 और कॉलम 4 है, 24 लोग होंगे। क्या लोग होगा? 24। नहीं सकना है। दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है, देख लो ध्यान से, कि 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ, मतलब वहां पे जितना रोज है हर एक रो में उससे 4 स्टूडेंट ज्यादा है। मतलब अगर वहां पे मान लो 14 रो है, कितना रो है? 14। तो हर एक रो में ना 18 बच्चा बैठा है, हर एक रो में 18। रो को समझ ले बेंच है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि वहां पे 14 रो है मतलब 14 बेंच है, तो बोल रहा हर एक बेंच में हर एक रो में स्टूडेंट कितना है, जितना नंबर ऑफ रोज है उससे 4 ज्यादा। मतलब अगर यहाँ पर रोज 14 है तो हर एक बेंच में 18 लोग बैठे, तो वहां पे कितना स्टूडेंट होगा? 14 इंटू 18, 14 इंटू 18 आया कि बाउंसर चले आया कि झूठ बोले, समझ में आया? झूठ नहीं ना बोल रही है। तो लेट किए नंबर ऑफ रोज bx, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो x प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू आया क्या? तो यही तो हमको बोला है, बहुत इजी दिया हुआ है, खाली समझने का था। इक्वल टू
सॉल्व किए 24 20 24 तो माइनस 24 लिख देगा इसको हड़बड़ा के आंसर सही है कि गलत है देख लेंगे। x को कहाँ लेट किया नंबर ऑफ रोज, तुमसे नंबर ऑफ रोज मांगा है, तुमको नंबर ऑफ रोज आंसर 24 होगा 20 होगा। यही होता है हम लोग हड़बड़ा के हमेशा आंसर लिख देते हैं, x आया आंसर लिख दिए, बोल समझी। तो बोलता जो आता वही आंसर होता, ऐसा कब होता जब तुम नंबर ऑफ रोज को लेट करने की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो लेट करता। तो अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो x होगा तो रोज का जो सम्स हो नंबर ऑफ सही है। तो इक्वेशन जो होता है x into x minus 4 तो 24 प्लस आता 20 आंसर 24 डायरेक्ट आ जाता है। आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रोज मतलब बेंच समझ लेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 30 41 द सम ऑफ द ऋतु सही है वाला ना, इसको बना के वो दिखाई देने वाला नहीं बता रहे हैं, बना के बताना। और बोलो और कोई बोले क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 चलो 46 बना दे 45 चलो 45 बना दे 46 बना दे। अच्छा 45 अच्छा क्वेश्चन। आज जितना खत्म होगा जाके अपना काउंट करके एक एक क्वेश्चन बना लेगा। देख लो यही है क्या 45? हाँ यही वाला ना। क्या बोला है? द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ एन हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द one side by 2 centimeter and exceed twice the length of the other side by बोलने से बोल के समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। आगे देखना पढ़ के, तुझे हिंदी तो दिमाग में आना चाहिए ना क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो राइट एंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड माने ज्यादा है, एक्सीड माने ज्यादा है द लेंथ ऑफ वन साइड बाय हमको बता नहीं रहा हाइपोटेनस बाय स्टूडेंट, बस बोल रहा है ज्यादा है ना। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 2 सेंटीमीटर। कोई भी एक साइड चलो इसको x बोल दिए, ये बोल दे रहे सॉरी वन साइड। अब वन साइड तो बता नहीं रहा ना, बस यही कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका किसी भी एक साइड से दो, तो ये अगर x है तो x प्लस कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड का बोल एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड बाय जो अदर साइड है उसका ट्वाइस से एक, तो अदर साइड को अगर हम y बोल रहे तो हाइपोटेनस का बारे में डबल कमेंट किया हुआ है कि एक जो साइड है उससे वो 2 ज्यादा है और एक और जो साइड है उससे वो ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो अगर हम एक साइड को x बोल दिए तो x प्लस 2 भी है, एक साइड को अगर y बोल दिए तो 2y प्लस, बस यही दे रहा। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों अगर हाइपोटेनस है तो दोनों आपस में सही है। और दूसरा ये तीनों पे पाइथा, दोनों में से कोई भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। बस x और y दोनों रहेगा तो पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ लेके चल जाओ उसको वहाँ लेके चल जाओ, या फिर x को इधर बैठा दो उसको वहाँ बैठा दो, जो करना है करो कोई फर्क, उसको उधर लाए इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा देख लो। तो एक्स स्क्वायर जैसे था रहने दीजिए, y को उस पर लेके गए, इधर ये आया तो क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा, y का वैल्यू y में का थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो है यही है। नहीं समझ में आया? देखो ना ये इक्वेशन जो आया है इससे x को 1 को यहाँ लाए इक्वल टू
x प्लस 1 बाय, सही लिखे कि गलत लिखे? सही लिखे गलत लिखे? सही लिखे, हाँ या ना? तो y का जगह पे ये लिख दिए। दूसरा तुम क्या कर सकता था यहाँ पे y इक्वेशन लिख देता 2y प्लस 1 का, तो अब हम चाहते सारा y में चल जाए, सारा तो सारा अगर y में चल जाए तो x को भागेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 2y का, ये थोड़ा सा बेटर होता बिकॉज जो वैल्यू दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में नहीं जाता। अब तू क्या करता है, इसको एक्सपेंशन करेगा, हम एक्सपेंशन करेंगे, हम इसको उस पार लेके जाएंगे, फॉर्मूला लेके जाएगा ये 2y प्लस 1 का। अब तुमको अगर थोड़ा सा बुद्धि रहेगा, तुमको जोड़ने आता तो ये लाइन भी लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट लिखो, ये पता है 4ab है, प्लस होने से 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और माइनस होने से 4ab 4 यहाँ लेके चलो, या तो y 0 लेंथ 0 नहीं हो सकता है, y इक्वल टू y अगर 8 है, y अगर y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x निकाल लो 2y माइनस 1 2 8 गुना 16 15, तो y हो गया 8, ये हो गया 15, सही बात। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर x से निकालेगा तो 15 तो 17, y से निकालेगा तो 2 इंटू 8 प्लस 1 जो भी करेगा 17, x 15 y। अब अगर तुम इसको y बोला होता, इसको x बोलता, इसको x बोले उसको y बोले, फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों 5 और 8 आएगा, वो 17 आएगा। निकालने का बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड पेरीमीटर, पेरीमीटर सम बाउंड्री 30, सही बात। एरिया हमको अगर याद होगा तो हाफ ऑफ बेस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 चलो पेरीमीटर 40 हो, पेरीमीटर 40 हो। लिख लो जल्दी से। अब पूरा एक्सरसाइज खत्म करके आएगा। ठीक है, हाँ वो अच्छा नंबर 5 ना, नंबर 5 देखिए, रहने दो बाबू, एग्जाम्पल की क्वेश्चन का नंबर 5 सम ऑफ द नेचुरल नंबर इतना, अच्छा समझा दो। क्या बोला है, लिख लेगा इसको खुद से, नहीं लिख पाएगा तो वीडियो प्ले करके देख लेना। बोल रहा है सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 8, दो तो नेचुरल नंबर है, दोनों का सम 8 है। फर्स्ट नंबर को हम बोल दिए x, सेकेंड 8 माइनस, सही है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसी, एक का ये दोनों का माइनस इक्वल टू 2/3 हो गया। ये तो पता कैसे लिया कौन बड़ा कौन बड़ा, कौन छोटा, दोनों में से कोई भी लिखेगा, आंसर सेम ही आएगा, एक आएगा 3 एक आएगा 5। इसको सॉल्व करें हम, क्या हुआ बोल, कंफ्यूजन बोल, प्रियांशु बोलते, तेरा भी कंफ्यूजन है ये ना, ये वाला में कंफ्यूजन है, दो ठो नंबर है, तुम बोलेगा हम इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, आंसर हम अभी बता दे, 3 और 5 आएगा, कितना 8 है ना, 3 और, तो अगर ऐसे करके लिखेगा 3 अगर नेगेटिव 5 अगर पॉजिटिव है तो इसको छोड़ देगा, इसको लिखेगा, तो एक नंबर का होगा 5, तो दूसरा होगा 8 माइनस 5 3, तो माइनस करके 3 मिलेगा, इसको आगे इसको पीछे लिखेगा, उल्टा कर देगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिल जाएगा, तो पहला वाला होगा 3, दूसरा माइनस करके आएगा 5, किसी को भी आगे लिखेंगे किसी को पीछे लिखेंगे, आंसर में कोई चेंज, आंसर 3 और 5 आएगा, कितना आएगा 3 और 5, नहीं समझा, कर लेगी, कर लीजिए, क्या कंफ्यूजन है, किसको पहले किसको बाद में लिखे, समझ गया। एक बार तो हम बता चुके कई बार कि अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन आगे कौन पीछे, वैसे होता नहीं है, जिसमें होता है उसमें अगर पहले पॉजिटिव आ गया और जो नेगेटिव आएगा उल्टा लिखने से वो नेगेटिव, हाँ बोल क्या बोल रहा, इसी का द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। चल तू लोग सबसे बड़ा गलती क्या करता है, जब भी 2 नंबर देगा ना
और एक वेरिएबल में ना उसको सम अप नहीं कर पा रहा है, अबे तो दो वेरिएबल लेट कर ले, दो ठो नंबर है x और y, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, दो को लिख लो, लिख लिए, और आगे एक रिलेशन दे देगा x और y का, रिप्लेसमेंट मार देंगे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स लार्जर, इज 4 टाइम्स, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा यहाँ पे स्मॉलर टर्म को मेंशन करना पड़ेगा, चलो, कि ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। पता है क्यों मेंशन किया बाबू? क्योंकि वहाँ पे हमको बोलने बोला है कि लार्जर स्मॉलर बताने, नहीं तो काम नहीं चलेगा। दूसरा, हम इसको स्मॉलर लिखने जा रहे थे, इसको लार्जर, तो स्क्वायर उल्टा लिखाना चाहिए, तो फिर हमको वाई स्क्वायर माइनस, समझा का बोले? नहीं समझा ना? कि हम बोल रहे हैं कि हम इसको स्मॉलर लिखने गए थे, तो क्या गलती होता? x को स्मॉलर लिखने गए थे, क्या गलती होता? तो यहाँ -45 होता। बड़ा वाला अगर y होता, छोटा वाला x होता, तो दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस करेगा, तब तो -45 चल जाएगा। तो अगर तुम इसको स्मॉलर बोलेगा, इसको लार्जर बोलेगा, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखो, क्या लिखेगी? अभी समझा कि नहीं समझा? स्मॉलर को बोल दिए y, लार्जर को बोल दिए x, तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक इक्वेशन। दूसरा क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स द, सही है? तो हो गया वाई स्क्वायर को भगाओ। जब नहीं समझ में आए, दो वेरिएबल ले लो, माइनस में 9 प्लस में 5, तो आंसर प्लस में 9 माइनस में 5, कहाँ निकालो? फाइंड द नंबर। तो एक नंबर हो गया 9, दूसरा इसमें पुट कर दो, एक हो गया 9 इंटू, एक नंबर 9 हो जाएगा, एक नंबर बना लिया था ये, सही है? अब क्या करना है? पूरा एग्जाम्पल, पूरा एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन गिन के खत्म कर लेना। क्लियर है? लिखेगा कि बना लेगा? वो वाला बना लेगा। चलो, कौन सा बाबू? 26 15 हो गया, जाओ नेक्स्ट डे बता देंगे, ठीक है?